स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों और राज्यसभा सांसद के साथ अयोध्या धाम पहुंचे और मंदिर में प्रभु श्री राम लला का दर्शन किया। बता दें कि मुख्यमंत्री कैबिनेट में अपने सहयोगियों सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, रेखा आर्य और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। बता दें कि प्रभु राम की पूजा अर्चना के बाद देर शाम मुख्यमंत्री वापस देहरादून लौटेंगे। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब भगवान श्री राम के दर्शन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने दंडवत प्रणाम भी किया रामलला को और इसके बाद पूजा अर्चना की और इसी के साथ जो है प्रदेश के लिए, उनके सुख शांति के लिए, जनता के लिए कामना भी की। अलौकिक है, अद्भुत है और जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से, लंबे कालखंड से रही है, वो स्वप्न और वो संकल्प पूरा हुआ है। भगवान से प्रार्थना की है कि राज्य की, हमारे देश की सुख समृद्धि हो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। आज ये कालखंड हमको देखने को मिला है जहाँ मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, वहीं राम राज्य, राम युग फिर से प्रारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास हुआ है और ये दिन सबको देखने को मिला है। हम सबका सौभाग्य है कि आज प्रदेश में और देश में इस प्रकार की सरकारें काम कर रही हैं जो सनातन की स्थापना कर रही है, सनातनियों के जो विश्वास है उसको और बढ़ाने का काम कर रही है। कैबिनेट के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्री राम लला के दर्शन किए और अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जहां उन्होंने राम लला के दरबार में हाजिरी लगाई और प्रदेश और देश के लिए सुख शांति की कामना भी प्रभु श्री राम से की है। तो लगातार आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जब अयोध्या में सीएम धामी पहुंचे और वहां भगवान श्री राम लला के मंदिर में पहुंचे। उसके साथ ही उन्होंने वहां दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया श्री राम लला के आगे और पूजा अर्चना की और इसी के साथ जो है उन्होंने उत्तराखंड के लिए दुआ भी की है प्रभु श्री राम से। और ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं, अयोध्या श्री राम लला मंदिर की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे और भगवान के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरे अपने मंत्रिमंडल के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पहुंचे और प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन किए। और बताया जा रहा है कि शाम को मुख्यमंत्री फिर देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथ भगवान श्री राम के दर्शन किए। तो धामी कैबिनेट ने जो है आज प्रभु श्री राम के दर्शन किए और यहाँ भगवान श्री राम के आगे मत्था टेका और दंडवत प्रणाम किया। इसी के साथ प्रदेश के सुख शांति के लिए भी कामना की।
तो मुख्यमंत्री कैबिनेट में अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे और जिसमें सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, रेखा आर्या और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां श्री राम लला के दर्शन किए। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री राम के आगे दंडवत प्रणाम किया उन्हें और अपनी आस्था को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान जो है उनके साथ कई अन्य मंत्री भी अयोध्या पहुंचे और भगवान के घर में हाजिरी लगाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्ट्रीट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, सीएम धामी जो है भगवान राम के दर्शन कर चुके हैं, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड से चलकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने अवध की नगरी को प्रणाम किया। हवाई पट्टी पर वो उतरे अपनी पूरी कैबिनेट के साथ और सीधे गेट नंबर 11 से उन्होंने राम मंदिर में प्रवेश किया। करीब 2 घंटे तक पूजा अर्चना चली। विधिवत पूजा अर्चना और भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट ने, और उन्होंने राज्य की कल्पना की है, साकार करने के लिए कामना की है भगवान राम से। जी, और 2 घंटे तक सीएम ने पूजा अर्चना की। इस दौरान वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्री भी वहां मौजूद थे? देखिए, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, पति शर्मा उनके साथ थे। इसके अलावा उत्तराखंड के तमाम कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा उनके साथ थे। पुष्कर सिंह धामी के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच फुल सुरक्षा की फ्लीट के साथ उन्होंने गेट नंबर 11 से राम मंदिर में प्रवेश किया और विधिवत पूजा अर्चना की। करीब 2 घंटे तक, बड़ा लंबा समय था। वैसे ये कार्यक्रम 45 मिनट का ही था, लेकिन पूजा अर्चना जो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई है वो करीब 2 घंटे तक चली है। प्रसाद ग्रहण किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और उनके साथ आए अतिथियों ने राम की नगरी अयोध्या में। जी, क्या हनुमान गढ़ी के दर्शन कर चुके हैं या अभी करने जाएंगे? जैसा कि आज मंगलवार का दिन है तो वहां पर हनुमान गढ़ी में सुरक्षा के कारण जो है काफी वहां पर भीड़ है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो इस लिहाज से वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भगवान रामलला के दर्शन कर चुके हैं। अभी इस चीज़ को लेकर के अभी शायद वो दर्शन करेंगे, बजरंगबली के भी वहाँ भी अपनी हाजिरी लगाएंगे। जी, और देहरादून से हमारे साथ तुषार भी जुड़ चुके हैं। तुषार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब श्री राम लला के दर्शन कर चुके हैं और तकरीबन 2 घंटे तक उन्होंने पूजा अर्चना की है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उत्साह कैबिनेट में था और साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में ये उत्साह देखने को मिला कि जब उन्हें रामलला के दर्शन करने थे, 2 फरवरी का समय था, लेकिन उस वक्त भीड़ अत्यधिक थी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी कैबिनेट मंत्री और सीएम को ये निर्देश दिए थे कि कृपया कुछ देर बाद ही, कुछ हफ्तों बाद ही रामलला के दर्शन करें। और इसी के तहत आज जो कैबिनेट है और सीएम धामी को आज का समय मिला था कि आज वो दर्शन करेंगे और उसी के तहत आज पूरी कैबिनेट, जिसमें 12 सदस्य यहाँ से गए हुए हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें साथ साथ है, मौजूद है। तो आज करीब 2 घंटे तक उन्होंने पूजा अर्चना करी, वहां पर रामलला के दर्शन किए। माना जा रहा है कि इसके बाद वो हनुमानगढ़ के जो मंदिर है वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि सुबह का समय पहले हनुमानगढ़ का था, लेकिन उसके बाद उसे चेंजेस किए गए, क्योंकि आज जिस तरह से हमारे सहयोगी ने कहा कि वहां पर मंगलवार है और मंगलवार के दिन अत्यधिक भीड़ वहां पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें हनुमानगढ़ अभी फिलहाल जाने नहीं दिया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ देर में वो हनुमानगढ़
किशनगढ़ पहुंच सकते हैं, वहां पर जो हनुमान जी के वो दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कैबिनेट और मुख्यमंत्री में उत्साह देखने को मिला है राम मंदिर को देखकर, जिस तरह से उन्होंने नारे लगाए हैं राम मंदिर को लेकर, रामलला के, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सरकार थी वो काफी दिनों पहले से ही उत्साह थी कि कब वो रामलला के दर्शन करेंगे, और आज उन्हें ये मौका मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ऐसे में उन्होंने कामना की है कि प्रदेश की जो जनता है उसमें हमेशा से खुशहाली बनी रहे, और साथ साथ जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत हो। जी तुषार बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से खबर सामने आ रही, विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए बजट को मिली मंजूरी। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए बजट को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने कई प्रोजेक्ट्स के लिए बजट की मंजूरी दे दी है। राज्य के 12 अहम प्रोजेक्ट के लिए धनराशि मंजूर किए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से। राज्य को केंद्र सरकार ने 125 करोड़ रुपए किए मंजूर। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। 125 करोड़ रुपए राज्य सरकार के लिए जो है केंद्र की ओर से मंजूर किए गए हैं। विशेष सहायता के तीसरे चौथे चरण के तहत दिया जाएगा बजट। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। राज्यों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता, विकास के लिए केंद्र की ओर से दी जा रही है विशेष सहायता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता फोनलाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो है राज्य सरकार को बजट की मंजूरी मिल गई है, क्या जानकारी है? देखिए, करीब 12 प्रोजेक्ट्स ये हैं, और इसमें 100 करोड़ से अधिक जो कहा जा सकता है जो रकम है वो केंद्र ने पास की है। और ये एक विशेष कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार जो सरकार हम उत्तराखंड की तरफ नजर दे रही है, और लगातार जो विकास कार्य है वो उत्तराखंड में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के तहत जो केंद्र सरकार है उसने तीसरे या चौथे चरण के लिए ये जो रकम है वो पास की है, जिसमें जो महत्वपूर्ण कार्य होने हैं, बुनियादी ढांचे लगने हैं, तो वो इसमें किए जाएंगे। जिसमें कई कहा जा सकता है कि जो बांध प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा, साथ साथ जो सौंदर्यकरण है सड़कों का वो किया जाएगा, कि 4 दिन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा बजट रहने वाला है, क्योंकि कुछ ही महीनों में जो चारधाम यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। और ऐसे में जो सौंदर्यकरण होना है जो सड़कों का, और साथ साथ जो सड़कें निर्माण होनी है जल्द से जल्द, क्योंकि कहा जा सकता है कि जिस तरह से पिछले वर्ष हमने जून जुलाई में जिस तरह से बरसात के कारण तबाही हुई है और कई जो सड़कें थी वो ब्लॉक हो गई है, उससे धीरे धीरे खोला जा रहा है, और उससे चारधाम यात्रा से पहले ही इन सभी प्रोजेक्ट्स को खोला जा रहा है। तो ऐसे में जो विशेष सहायता है वो केंद्र की तरफ से दी गई है। 12 प्रोजेक्ट्स में इसमें मंजूरी दी गई है, जिसमें देहरादून का एक पॉलिटेक्निक में एक स्टेडियम भी बनना है। तो कई अहम प्रोजेक्ट्स हैं इसमें बनने वाले हैं, जो 125 करोड़ की पूरी लागत से ये पूरी धनराशि मंजूर की गई है। और इसके बाद जो 12 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। जी तुषार, तो राज्य के विकास में ये बड़ी भूमिका जो है निभा सकता है। जी बिल्कुल, अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य में लगातार जो केंद्र है वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। लगातार जो यहाँ पर मास्टर प्लान दिखते हुए नजर आता है, चाहे वो बद्रीनाथ मास्टर प्लान हो, केदारनाथ का जो मास्टर प्लान हो, तो लगातार जो केंद्र है वो लगातार सहायता करती हुई नजर आ रही है राज्य सरकार की। और जो 12 प्रोजेक्ट्स है जिसमें बांध में जो अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा जब अगर अत्यधिक पानी होगा, तो ऐसे में जो सतर्कता रखे जा रहे हैं, क्योंकि आपदा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर सड़कों का नुकसान भी होता है, साथ साथ जो पानी की जो वर्षा के दौरान जो पानी का सैलाब से आता है उससे भी नुकसान होता है। ऐसे में जो अलार्म सिस्टम होगा वो कहीं ना कहीं लोगों को मदद देगा जो आसपास रहते हैं तटीय इलाकों में। वहीं पॉलिटेक्निक का जो स्टेडियम बनने वाला है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वहाँ जो नए छात्र हैं, युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, वहाँ पर अपना जो अभ्यास है अपने खेलों का वो वहाँ पर कर सकेंगे। तो एक बड़ी सौगात ये देश के युवाओं, महिलाओं और साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनको दी गई है केंद्र की तरफ से। और लगातार जो केंद्र है वो राज्य पे अपनी नजर बनाए हुआ है, और लगातार जो विकास कार्य है वो हम राज्य भर में देखने को मिल रहा है। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में बढ़ते आगे, हरिद्वार में तेज आवाज में डीजे बजाना अब आसान नहीं होगा। एसएसपी हरिद्वार ने परीक्षा के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर आदेश जारी किया है। एसएसपी ने आदेश जारी करते हुए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि परीक्षा के दौरान छात्रों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ऐसी किसी भी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 112 या फिर
व्यक्तिगत रूप से मिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। एसएसपी के इस आदेश पर शिक्षा जगत में उत्साह है और वह सब एसएसपी के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र समस्त थाना प्रभारियों को, समस्त क्षेत्राधिकारियों को, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण को मेरे द्वारा ये हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी सूचना 112 में प्रकाश में आती है या पुलिस के संज्ञान में आती है जिस पर निर्धारित डेसिबल से ज़्यादा और रात को 10 बजे से ऊपर अगर डीजे बजाया जा रहा है और रिहायशी इलाके में है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और अगर कोई सूचना हमें वैसे भी आती है, पर्सनली मेरे कैंप कार्यालय में भी आती है, तो उसको भी तत्काल संज्ञान में लिया जाएगा। इस संबंध में समस्त थाना प्रभारियों को ये बताया गया है कि इसमें एक ये टीम का निर्धारण करेंगे, उसको निर्धारित करेंगे और अगर कोई सूचना आती है तो ये टीम तत्काल जाके उस पर कार्रवाई करेगी। जी, डीजे पे तो रोक होनी ही चाहिए, क्योंकि इस तरह का माहौल अगर एग्ज़ाम के टाइम में रहता है तो जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर अड़ोसी पड़ोसी जैसे बजाते कहते हैं तो लोग मानते नहीं हैं, तो इसमें कोई एक सख्त कानून होना ही चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए उन्हें, या उनके पास कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि व्यक्ति जो है उस समय एग्ज़ाम ड्यूरेशन में ये ना बजाए। छुट्टी होती है बच्चों की पढ़ाई के लिए। जी, ये तो बहुत अच्छा आदेश है, क्योंकि इस तरह से क्या है, माहौल थोड़ा बनता है पढ़ाई का ना। पढ़ने वाले बच्चे नहीं पढ़ पाते। किसी घर में छोटा फंक्शन है तो अपने घर के अंदर तक को रखे, आवाज़ इतनी तेज़ डीजे की ना रखे। जैसे पहले भी ये कानून था कि मतलब 10 बजे के बाद नहीं बजेगा, लेकिन 10 बजे के बाद तो बच्चा भी सो जाता है। 10-11 बजे तो बच्चा भी सो जाएगा भाई, वो सुबह मॉर्निंग में पढ़ेगा या आप आफ्टरनून पढ़ेगा। उस समय अगर उसका सामने से आवाज़ आ रही है, कोई अननॉइज़ वैसे आ रहा है, तो उसको तो दिक्कत होनी है। और हाल ही में देहरादून में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नागरिक से आगे आने के लिए आह्वान कर रहे हैं कि मतदाता स्वयं वोट दे और साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करे। वोटिंग के लिए पुलिस पोलिंग बूथ तक आने के लिए प्रेरित करे। 80 से अधिक साल के आयु वाले मतदाताओं और दिव्यांगजनों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही जिन युवाओं का नाम पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल हुआ है वह अपने मतदाता अधिकार का इस्तेमाल करे। मतदाता जागरूक करने के लिए डीएम कार्यालय में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने शपथ ली। हम लोग कर रहे हैं जिसमें कि हम मतदान देने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। जो नए जिनके नए नाम जुड़े हैं, स्पेशली जो हमारे 18-19 साल के बच्चे हैं, उनको जागरूक करने के लिए भी हम अलग से अभियान कर रहे हैं। और हम स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके सभी जगह पे ये अभियान हमारा चल रहा है। और बढ़ते आगे, फायर सीजन की शुरुआत हो जाने के साथ जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन कंट्रोल बर्निंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। जंगलों में पड़े सूखे पत्ते, घास और टहनियों से आग फैलने की ज्यादा संभावना बनी रहती है, इसलिए कंट्रोल बर्निंग के तहत इन चीजों को जलाकर आग के फैलने की संभावना को कम किया जा रहा है। फरवरी के महीने में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों के आसपास और अन्य कई क्षेत्रों में कंट्रोल बर्निंग की जा रही है। वनाग्नि काल क्योंकि 15 फरवरी से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले प्री फायर सीजन चलता है 15 फरवरी से पहले। तो उस प्री फायर सीजन में हमने जितने भी हमारी फायर लाइन्स वगैरह, पैदल बटिया और जो हमारे वन मोटर मार्ग हैं, उनको अच्छे से उनको सफाई करके और कुछ नियंत्रित फुकान करके उनको कर लिया है। क्योंकि वनाग्नि काल में जितना कम फ्यूल होगा उतनी कम आगे आग लगेगी। तो जो संवेदनशील एरिया जो हमारी फायर लाइन्स बटिया हैं, उनको भी हमने सफाई करके और नियंत्रण फुकान करके अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो किया गया 2 वर्ष पूर्व यहाँ पे काफ़ी आग लगी थी। मनसा देवी क्षेत्र से पूरा रानीपुर तक वो आग फैली थी। तो इस साल पहले ही उसको पूरा प्लानिंग के साथ, जो हमारी सोनार कोटी वाला एरिया है मनसा देवी का, उससे लेकर पूरा रानीपुर तक जो हमारा एक घास का चौड़ है, उसमें जो फायर लाइन्स थी उसको टाइमली उसको सफाई करके उसको नियंत्रण फुकान करके कर लिया गया, ताकि आगामी वनाग्नि काल में वो आग ना फैले ज़्यादा। बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां बीते दिनों सोशल मीडिया पर देहरादून के कांची हाउस में मृत और बीमार पशुओं का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद से पशुपालन विभाग और नगर निगम लगातार रखरखाव के लिए सख्त कदम उठा रहा है। इस बात को लेकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी ने कहा कि सरकार अब प्रति जानवर के लिए 80 रुपए प्रतिदिन उनके भरण पोषण के लिए दे रही है। पशुपालन विभाग ने अब दोबारा नगर निगम को कांची हाउस का जिम्मा दे दिया है और वो चाहे तो पूर्व के एनजीओ को छोड़कर किसी अन्य एनजीओ को कांची हाउस को जिम्मेदारी दे सकती है। नगर पालिका ही देखती थी, बीच में सरकार का ये हुआ कि किसी एनजीओ को उसको दे दें, एनजीओ उसके रखरखाव करेगा।
तो उसको एनजीओ को दिया गया था। तो बीच में जब शिकायत हुई तो हम लोगों ने उसकी जांच की, तो हमारी डॉक्टर्स की टीम भी गई थी, तो उन्होंने पाया कि उसका रखरखाव वो ठीक नहीं कर रहे। तो दोबारा से हमारा रिकमेंडेशन ये था कि फिर से नगर निगम उसको देखे, ताकि जो गाय है उनका रखरखाव ठीक हो सके, उनका भरण पोषण ठीक हो सके। क्योंकि अब सरकार इसमें 80 रुपया प्रति जानवर प्रतिदिन के हिसाब से भरण पोषण का दे रही है, तो इसमें उसका रखरखाव ठीक होना चाहिए। तो इससे हम लोगों को फिर से नगर पालिका को दे दिया है, और नगर पालिका यदि चाहती है तो उसको दोबारा से किसी और दूसरी संस्था को दे सकते हैं, उस एनजीओ को छोड़कर। उसको तो हमने अभी उस संस्था को देना बंद कर दिया है, उसमें हमने लिख दिया है कि संस्था को ना दिया जाए। तो हम किसी संस्था को दूसरे को यदि कोई देना चाहे तो उसमें जो नियम है वो कि 3 साल तक उसको काम का अनुभव होना चाहिए। तो जो ऐसी संस्था कोई आगे आएगी और करना चाहेगी तो उसको हम दे सकते हैं, लेकिन अगर वो संस्था भी ठीक काम नहीं करेगी तो उसको भी हटा के फिर किसी तीसरी संस्था को भी दे सकते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। ऐसे में तैयारियों को परखने के लिए कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा 22 फरवरी को 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। वह कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। उसके बाद नारी न्याय सम्मेलन को लेकर तैयारियों को भी परखेंगे। इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगी, जिसमें सभी महिला कांग्रेस की पदाधिकारी शामिल होंगी और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी 22 फरवरी को देहरादून आ रही है। 9:20 की उनकी सुबह फ्लाइट है। 11 बजे वो प्रेस को संबोधित करेंगे सबसे पहले। 12 बजे हमारा एक नारी न्याय सम्मेलन है, जिसमें महिलाओं के बहुत से इशू पे वो बात करेंगे। और 3 बजे के आसपास हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी की बहनें हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे अलग से मिलना चाह रही हैं। तो वो एक बैठक है। उसके बाद तो शाम को उनकी वापसी है। तो मतलब पूरा महिला सम्मेलन है। और ये पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अलका लांबा जी के कहने पर नारी न्याय सम्मेलन चल रहे हैं, हमारे प्रदेश में भी चल रहे हैं। उसी कड़ी में वो देहरादून की नारी न्याय सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आ रही हैं। बढ़ते हैं आगे। खबर पौड़ी से है, जहां बीजीआर कैंपस के छात्र संघ अध्यक्ष के खिलाफ शिकायती पत्र भूगोल विभाग की एचओडी प्रोफेसर ने पुलिस को सौंपा, जिसके खिलाफ कॉलेज में छात्र संगठन ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर भूख हड़ताल शुरू कर दिया। छात्र संघ अध्यक्ष की माने तो एचओडी ने छात्र संघ समारोह के बिल पास करने पर लेट लतीफी की, जिस पर प्रोफेसर अनीता रुजोला का छात्र संगठन ने घेराव किया और इस दौरान हुई बहस पर एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया, जिसके खिलाफ प्रोफेसर अनीता रुजोला ने छात्र संघ अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को शिकायती पत्र दिया और कार्रवाई की मांग की है। मैडम के द्वारा लगातार पदाधिकारियों को गुमराह किया जा रहा था। जब 24 जनवरी को मेरे द्वारा जब मैं मैडम से वार्ता करने परिसर में पहुंचा, तो मैंने देखा 11:30 बजे तक भी मैडम परिसर में नहीं पहुंची थी। इंतजार करने के बाद मैडम 12 बजे परिसर में पहुंची। परिसर में आकर परिसर निदेशक की अध्यक्षता में राजीनामा किया गया था, परंतु मैडम द्वारा ऑनलाइन तहरीर कोतवाली पौड़ी में दी गई है। और जब कोतवाली से मैडम की बात की गई तो मैडम का कहना है कि रिटर्न में माफीनामा नहीं दिए, जब जिसका छात्र संघ पुरजोर यहाँ पर विरोध करता है। और जब तक मैडम लिखित में माफी नहीं देगी, यहाँ पर भूख हड़ताल में यहाँ पर छात्र संघ बैठा रहेगा। और तालाबंदी भी परिसर में, तब अनिश्चितकालीन तालाबंदी भी परिसर में रहेगी, जब तक मैडम द्वारा लिखित में माफीनामा और तहरीर को वापस नहीं लिया जाता है। ये छात्र नेताओं के द्वारा यहाँ पर आकर मेरे डिपार्टमेंट में आके बहसबाजी की गई थी और उसके बाद नीचे मेरे DSW ऑफिस में इन लोगों ने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया था। और मिसबिहेव के साथ साथ इन छात्रों के द्वारा चोरी छुपे वीडियो बनाया गया और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। ये जो अध्यक्ष है लड़का ऋतिक असवाल, इसने अपने फेसबुक अकाउंट पे मेरा वीडियो वायरल किया, जबकि सच्चाई कुछ और थी। मतलब इनका कहना ये था, मतलब इनके द्वारा यहाँ शिक्षकों पे या मुझ पे आरोप लगाए गए जो कि सरासर गलत आरोप थे। खबर देहरादून से है, जहां CTTU के बैनर तले कई आंगनबाड़ी महिलाएं विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय कूच करने पहुंची। अब तक मांगे पूरी न किए जाने से नाराज महिलाओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी कर काम का बहिष्कार किया है। इन महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी शोषण करने के आरोप लगाए हैं। आंगनबाड़ी महिलाओं की मुख्य मांगे नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने को लेकर है, जिसको लेकर इन्होंने कई बार राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन हर बार इन्हें आश्वासन देकर टाल दिया गया।
मांगे न पूरी होने से आंगनबाड़ी महिलाओं ने प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। हमारी मांगे जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होंगी। आप हर बार आते हो और हमसे एक ही बार पूछते हो और हम आपको वही अपनी मांगे बताते हैं कि एक तो हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और राज्य कर्मचारी जब हमें राज्य कर्मचारी घोषित करेंगे तो हमारी मांगे तो वैसे ही पूरी होगी। दूसरा ये है कि हमें ग्रेजुएटी का लाभ भी दिया जाए, जो अन्य केरल, हरियाणा और पंजाब इन जो राज्य हैं इनमें जो है ग्रेजुएटी जो है सरकार ने दे दी है। और अपनी सभी जितनी भी सेवाएं हैं, लड़कियां जो हमारी कार्यकर्त्री बहनें हैं वो निस्वार्थ भाव देती हैं। हम 24 घंटे प्रयासरत रह के कार्य करते हैं। अभी हमारे उत्तराखंड राज्य की बात करूं तो PMMVY है, जिसमें कि हमारी और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।